सभी को प्रणाम। डे 58 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण के अंतर्गत आज का भी शीर्षक वही है, शैशव का विकास क्रम। इसी में आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि 10 वर्ष के बच्चे के होने तक उसकी काफी विकास उसका हो चुका होता है, शारीरिक और मानसिक, और यही बिगड़ने का उम्र शुरुआत उसकी हो चुकी होती है। और किशोरावस्था आते आते माता पिता का, समाज का, परिवार का क्या जिम्मेदारी बनती है बालक के नव निर्माण में, उसी के अंतर्गत आज देखते हैं कि आज क्या बताया जा रहा है। 10 वर्ष से अधिक आयु होती चलती है तो बालक संपन्न समाज से प्रेरणा लेने लगता है। जैसे आचरण व्यवहार उसे देखने को मिलते हैं, उनकी नकल बनाने में अधिक उत्साह रहता है। 14-15 वर्षों के उपरांत किशोरावस्था आरंभ होती है। इस समय में व्यक्तित्व उभरने लगता है, महत्वाकांक्षाएं जगने लगती है, उमंगें उठती है और विपरीत लिंग के प्रति कामुक आकर्षण बढ़ने की शुरुआत हो जाती है। कुसंग में अधिक आकर्षण होता है। यदि कड़ी निगरानी न रखी गई तो आवारा साथी उसे कुमार पर घसीट ले जाते हैं। जिंदगी के बनने बिगड़ने का यही मोड़ है। यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे टीनेजर बच्चे बिगड़ते हैं अगर उनके अच्छे साथी ना मिले, उनको सही मार्गदर्शन ना मिले, क्योंकि ये उम्र का पड़ाव ऐसा होता है कि किशोरावस्था वाले बच्चे में कई व्यक्तित्व उभरते हैं, उनके अंदर कई महत्वाकांक्षाएं जागने लगते हैं, कई सपने जागने लगते हैं, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे में उनकी बहुत देखभाल की जरूरत पड़ती है और संभालने और मार्गदर्शन की, काउंसलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि ये वही मोड़ है जहाँ बच्चा बनता भी है और बिगड़ता भी है। संपन्न घरों के लोग अपने बच्चे को महंगे पब्लिक स्कूलों में इसलिए पढ़ने भेज देते हैं कि वहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था एवं विशिष्ट लोगों की मंडली मिलेगी। यह होते हुए भी 2 हानियां ऐसी हैं जिनके कारण यह कदम निरर्थक हो जाता है। एक बात यह है कि वे अपने अभिभावकों से बिछुड़ जाते हैं, उन्हें समुचित स्नेह नहीं मिल पाता। दूसरा यह कि बड़े लोगों का यह भाव नहीं रहता जो रहना चाहिए। माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, चाची, मामी आदि सभी अनजान वीराने जैसे हो जाते हैं। भावनात्मक संबंध टूट जाते हैं और मात्र परिचितों जैसी मनस्थिति हो जाती है। परिवार के प्रति वीरानेपन की मान्यता बन जाती है। यह बीजा अंकुर बड़े होने पर इस प्रकार पनपते हैं कि पारिवारिक उन्नति अवगति से उनकी विशेष रुचि नहीं रहती है। अपने को अलग इकाई मानकर व्यक्तिगत लाभ हानि को ही बात सोचने लगते हैं। परिवार को तो अपना निर्वाह भेजते रहने का स्रोत भर मानते हैं। दूसरी हानि यह है कि इन पब्लिक स्कूलों में बड़े आदमियों के लड़के पढ़ते हैं। खर्चीली व्यवस्था का अभ्यास उन्हें पड़ जाता है। अपने को बड़ा आदमी समझते हैं, अपनी एक अलग बिरादरी ही बना लेते हैं। अहंकार भी उसी स्तर का हो जाता है। यहाँ बड़े स्कूलों के बारे में बताया जा रहा है कि शिक्षा दी जाती है, लेकिन संगति कैसी है। बालक घर से बाहर रहकर पढ़ता है या बोर्डिंग स्कूल में जाता है। प्रायः माता पिता सोचते हैं, खास करके संभ्रांत फैमिली की, कि हमारे बालक जो है अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा दीक्षा उनको तो मिलेगी ही, साथ साथ उनके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होते चले जाएगी। लेकिन इसका जस्ट विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसको शिक्षा मिल सकती है लेकिन विद्या नहीं। विद्या बच्चे जो है अपने परिवार में, अपने परिवारजनों के साथ मिलकर ही सीखता है, व्यवहारिक ढंग से। सांस्कृतिक अगर देखा जाए संस्कार अगर भी मिलता है तो बच्चे को अपने संस्कारों का मूल्य अपने परिवार के बीच में ही रहने उठने बैठने से सीखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहिए, पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन एक समय के बाद हमारा बालक अभी टीनेजर है, उसे अभी बहुत साझने संभालने की ज़रूरत है, उसको सिखाने की ज़रूरत है। तो स्वाभाविक है कि हमारा यहाँ कर्तव्य बनता है कि परिवार के जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, परिवार में भी जो घटनाक्रम हो रहे हैं, तो वो परिवार का एक हिस्सा बनकर उसका निर्णायक स्थिति में सहभागी बने, या फिर जो भी पीड़ादायी स्थिति हो, खुशी हो, आनंद हो। तो बच्चा जब माँ बाप के साथ रहता है तो ये सब सीखता है। लेकिन जब बच्चा बाहर रहता है या अच्छे स्कूल में पढ़ता है तो नकल भी उन्हीं लोगों करने लगता है, और अगर संगति गलत मिल गई तो और स्थिति मतलब बिगड़ जाती है और बच्चा क्या होता है, सेल्फ सेंटर हो जाता है। तो इसके 2 हानि भी बताए जा रहे हैं। छोटे लोगों के प्रति उपेक्षा और तिरस्कार की वृत्ति पनपती है। आगे चलकर यह एकता और समता का वातावरण बनाने में, उसमें घुल मिल जाने की प्रवृत्ति को पनपने देने में व्यवधान बनती है। बालक जब घर में रहेगा ही नहीं, या उसको शुरू से ही हम ऊंचा चीज सिखा देंगे, महत्वाकांक्षी बना देंगे, तो वो फिर वो क्या है, अपनी उपेक्षा भी नहीं सहेगा और किसी तरह का व्यवधान भी नहीं चाहेगा, और कहीं न कहीं उसके समग्र व्यक्तित्व के विकास में व्यवधान, ये वातावरण जो हम बना देते हैं आर्टिफिशियल ढंग से, उसे उसकी प्रवृत्ति को, उसके अंदर की वृत्ति जो है निगेटिव पनपने में सहायक होती है और उसके व्यक्तित्व के निर्माण में भी व्यवधान पड़ते हैं।
अच्छा तो यह है कि अभिभावक अपनी व्यावसायिक व्यस्तता में कटौती करे, खेल मनोरंजन में उन्हें सहभागी बनाने के लिए अपने को बच्चों जैसी मनस्थिति में उतने समय के लिए रख लिया करे। स्कूली पढ़ाई में जो कमी रह जाती है उसकी पूर्ति में उसके साथ रहकर अभ्यास कराएं। साथ ही चरित्र निष्ठा और व्यवहार कुशलता के हर पक्ष पर प्रश्नोत्तर करते हुए उनका कर्तव्य ज्ञान बढ़ाएं। इसमें कम से कम अभिभावक का उत्तरदायित्व निपटा नहीं तो बच्चे के व्यक्तित्व विकास को ही इतना ही जरूरी काम समझा जाए जितना कि व्यवसाय को एवं निजी मनोरंजन को समझा जाता है। प्राय माता पिता सोचते हैं हम चलो कमाने में लग जाते हैं, अपना बिजनेस में लग जाते हैं, अपनी नौकरी में लग जाते हैं, जो कमाते हैं अपने बच्चे पे खर्च कर देते हैं, बच्चा हमारा शिक्षा दीक्षा सब ग्रहण कर लेगा। लेकिन पैसों से शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकती है, होती है, लेकिन यहाँ हमारा भी कर्तव्य बनता है। बच्चे पैसों से शिक्षा ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो भावनात्मक सपोर्ट की उनको जरूरत होती है वो माता पिता और परिवारजनों से ही मिल सकता है। जो हर काम को दूसरों से कराते हैं, जिन्हें नौकर रखने की सुविधा हो, मात्र स्कूली पढ़ाई पूरी करने के लिए ट्यूटर ही ना रखे, वरन ऐसे सुयोग्य व्यक्तियों को तलाश करे जो गार्जियन की भूमिका भी निभा सके। अभिभावकों को जिस प्रकार बच्चे साथ रखकर हंसने खेलने सीखने सिखाने का क्रम चलाना चाहिए, वैसा ही वे भी कर सके। स्कूली फीस, पुस्तकें तथा कॉपी कलम आदि जुटाने के लिए जिस प्रकार खर्च का प्रबंध किया जाता है, उसी प्रकार एक छोटी बाल मंडली के पीछे संरक्षक भी रखा जाए, जो स्कूल से बचे समय का इस प्रकार उपयोग कराए जिसमें उन्हें भी भार या बंधन तो प्रतीत न हो, पर बातों ही बातों में, खेल ही खेल में उतनी जानकारी मिलती रहे जो सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि का प्रयोजन पूरा कर सके। साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम में भी जो कमी रह गई थी उसकी भी पूर्ति होती चले। घर के अभिभावक, स्कूल के अध्यापक जिस पद पर होते हैं, उसी प्रकार एक तीसरे मध्यवर्ती संरक्षक का भी आवश्यकता है। कुछ कर्तव्य पालन अध्यापकों से छूट जाता है, कुछ अभिभावकों से। दोनों की कमियां इस संरक्षक को पूरी करनी है। साथ ही सहचर सहपाठी जैसे मित्रता का निर्वाह भी करना है। बच्चे का सारा समय तो खप जाए, पर उसे यह प्रतीत न हो कि उसे सारे दिन बंधन में जकड़े रहने की, स्वतंत्रता छीन लेने की दुर्विसंधि की गई है। संरक्षण के योग्य यह है कि जो हंसने, खिलाने और पढ़ाने बनाने की सभी आवश्यकताएं पूरी करता रहे। समय को देखते हुए ऐसी संरक्षण पद्धति विकसित की जानी चाहिए, इसे अलग अलग न करके सामूहिक रूप में किया जाए। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है कि हम सोचते हैं कि हम अभिभावक हैं, वो अध्यापक हैं, वो दोनों मिलकर हम इस बच्चे का जीवन बना देंगे, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव बता रहे हैं कि एक तीसरे की जरूरत पड़ती है जो अध्यापक की कमी और अभिभावक की कमी को पूरा कर सके। वो है गार्जियन के जैसा ट्यूटर। और वो ट्यूटर जो होते हैं अभिभावक की भूमिका निभाते हैं। जो स्कूल की कमी होती है वो अपने ट्यूशन के द्वारा पूर्ण करते हैं, और जो उनकी प्रॉब्लम्स होते हैं जो अपने माता पिता के बच्चे नहीं बता पाते हैं, तो अगर गार्जियन के रूप में आत्मीयता से अगर कोई ट्यूटर ट्यूशन पढ़ाते हैं तो बच्चा प्रायः अपनी जो है इन दोनों के बीच में अभिभावक और जो अध्यापक होते हैं इनकी समस्या को उनसे जरूर शेयर करता है। एक तरह से ये संरक्षक का काम करते हैं और ये जरूरी भी है। अब आगे है कि संरक्षण के योग्य वह है, और इस तरह से शांति कुंज की बाल संस्कार शाला योजना इसी निमित्त है। इसका महत्व समझा जाना चाहिए और कार्यान्वित करने में यदि ढूंढ खोज की व्यवस्था बनाने की, अर्थभार अतिरिक्त रूप में सहने की आवश्यकता पड़े तो उसे बाल विकास के भारी सत्परिणामों को सोचते हुए करना चाहिए। घर के सद्विचारशील और सेवानिवृत्त सदस्य यदि इस कार्य की अपने जिम्मे ले सके, घर के बालकों का अतिरिक्त इस मंडली में पड़ोसियों के बालकों को भी सम्मिलित कर सके तो और भी अच्छा। यहाँ बताया जा रहा है कि जो खास करके बाल संस्कार चलाया जाता है, इसमें अगर समयदानी लोग हों, खास करके जो सद्भावनाशील हो, सेवानिवृत्त हो, वो सदस्य अगर ये कार्य भाग ले तो ये मंडली बहुत ही अच्छे से चलती है। और इसमें हम बालक में पड़ोसियों के बच्चों को भी ले सकते हैं। यदि उपयुक्त रचनात्मक कार्य ना बन पड़े तो कम से कम इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि बच्चा सुसंस्कारी परिवार के बच्चों के साथ ही मित्रता करे, उसकी आवारा लड़कों के साथ साठगांठ ना होने पाए, उठती आयु का कुसंग उसकी दुष्प्रवृत्तियों का अभ्यास ना बना दे और भविष्य को अंधकार के गर्त में धकेल देता है। इस स्थिति में पड़ने देने से बचाव करने की परिवारजन तीखी दृष्टि रखे। हमारा बच्चा किससे मिलता है, किससे जुलता है, किससे बातें करता है, इसका भी परिवारजनों का कर्तव्य बनता है कि उसके संगी साथी पर ध्यान रखें। शिक्षा संदर्भ को कुछ समय पहले तक एक ही दिशा में ले जाता था, सीधा साधा था, पढ़ाई का अर्थ नौकरी। जब तक शिक्षा कम थी, शिक्षित नौकरियों की भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में आवश्यकता बनी रहती थी, तब तक कोई बात नहीं थी। थोड़ी पढ़ाई का थोड़ा और बड़ी पढ़ाई का बड़ा लाभ मिलता रहता है, किंतु
जब परिस्थितियों में जमीन आसमान जैसा अंतर आ गया, जिस अनुपात में स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, उनमें से उत्तीर्ण होकर जितनी संख्या शिक्षितों की निकल रही है, उस हिसाब से ना स्थान खाली हो रहे हैं, न नए बन पा रहे हैं। यही कारण है कि शिक्षितों की बेकारी चरम सीमा तक पहुंच रही है। काम न मिलने पर युवा और विकसित बुद्धि वाला व्यक्ति कुछ न कुछ खुराफात सोचता है और वह न चैन से बैठता है और न बैठने देता है। इस संभावित स्थिति का प्रत्येक अभिभावक और विद्यार्थी को पहले ही अनुमान लेना चाहिए और विकल्प सोचने के लिए मस्तिष्क पर दबाव डालना चाहिए। दूसरे अनुभवी लोगों से इस संबंध में पूछताछ करनी चाहिए। शिक्षा में समय भी लगता है और पैसा भी। उठती उम्र में इसके लिए घर वाले की भी सुविधा दे देते हैं, पर जब आयु बढ़ जाती है और नौकरी कहीं नहीं लगती, तब भारी निराशा होती है और साथ ही संपर्क क्षेत्र में भर्त्सना भी सहनी पड़ती है। अच्छा हो कि यह स्थिति आने ही ना पाए। पहले से ये सोचना चाहिए कि नौकरी नहीं मिलेगी, तब जो काम करना पड़े उस आनंद में ही सीखना चाहिए। इसीलिए देखा जाए तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे राज्य सरकार के द्वारा कई तरह की योजना चलाई जा रही है युवा के लिए। स्किल इंडिया, मतलब बच्चे खुद जो है पैरों पे खड़े हो, अपनी शिक्षा दीक्षा जो प्राप्त की है उसके अनुसार नौकरी पाने की नहीं, नौकरी देने वाली स्थिति में, कंडीशन में आए, यानी अपना खुद का सब सेल्फ बिजनेस माइंड रखें। कई लोगों की नौकरी देने वाली प्रवृत्ति के साथ अपनी पढ़ाई करें, वैसा उस तरह का कॉमर्शियल पढ़ाई करें जिसमें आप नौकरी पाने के साथ साथ नौकरी देने की भी स्थिति में आए हैं, ये बताया जा रहा है। प्रायः देखा जाता है कि अच्छा हो कि स्थिति आने ही नहीं, पहले से ये समाज सोचना चाहिए। और अपना देश कृषि प्रधान है, इसमें खेती, पशुपालन, परिवहन के लिए अधिक से अच्छी तरह काम करने की अभी भी गुंजाइश और आगे भी रहेगी। पैतृक धंधा यदि समय के अनुरूप है तो उसे करके अभिभावक का हाथ बटाया जा सकता है। उसमें उन्नत तरीकों का समावेश करके उसे अधिक लाभदायक बनाया जा सकता है। भवन निर्माण, जल व्यवस्था के लिए पंप, सेप्टिक टैंक वाले पखाने, शुद्ध खाद्य पदार्थों के सहकारी स्टोर, कपड़ों की धुलाई, डेयरी आदि कितने ही काम अब ऐसे निकल आ पड़े हैं जिनकी आवश्यकता समय की प्रगति के साथ बढ़ी है। कुछ समय पहले उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया जाता था और भारी गरीबी के कारण मजबूरी भी थी, पर अब ऐसे उद्योगों के लिए गुंजाइश बन पड़ी है जो बड़े गांवों और कस्बों में आरंभ किए जा सकते हैं, चल भी सकते हैं यहाँ। और सच में हम लोगों ने ऐसा कई एग्जाम्पल देखा भी है कि कई IITian बच्चे जो बाहर पढ़ने न जाकर अपने पैतृक व्यवसायों का, खास करके खेती वगैरह को संभाले और उसमें ही कई इनोवेटिव काम किए हैं, जिससे खेती जो है उनकी दिन दुगनी रात चौगनी, उनकी फसल में वृद्धि हुई है और कहीं न कहीं देश के अर्थव्यवस्था में एक सहायता प्रदान करती है। तो क्यों ना हम अपने बच्चे को ऐसी शुरू से ही शिक्षा दीक्षा दें कि यदि नौकरी ना मिले तो उसके पास कई विकल्प हैं। इस तरह हम अपनी भावी पीढ़ी का नवनिर्माण कर सकते हैं। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।